अच्छा, तो मैं यही बात कर रहा था, वो मेरे साथ अभी है मौजूद जिन्होंने अभी ये सवाल रेज़ किया था? जी 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 सर। हाँ, जी तो सर। आपने कहा कि अच्छी सेहत के लिए हमें चाहिए कि हम जो है एक्सरसाइज़ करें। अब हमें तो आप क्या एक कहेंगे कि आप एक थ्योरी हो गई कि भई जो अच्छी सेहत के लिए जो बुनियाद एक बात है वो है एक्सरसाइज़। अब एक्सरसाइज़ भी किस किस्म सर, की हाँ, लेकिन सर ये ऐसे होता है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, और कुछ लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ जिनकी हेल्थ अच्छी है, कि आपकी हेल्थ अच्छी क्यों है? ठीक है, वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरे पास एक ये डाटा आ गया। फिर मैं कहूंगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी सेहत अच्छी होगी, ये मेरा एक हाइपोथेसिस बन जाएगा। फिर मैं उस हाइपोथेसिस को मजीद टेस्ट करूंगा तो वो थ्योरी बन जाएगी। सर मैंने एक्चुअली ना बायोलॉजी में ये पढ़ा था सारा, तो उसमें इसी तरह था कि डाटा होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे हाइपोथेसिस बनता है, फिर हाइपोथेसिस से हमारी थ्योरी बनती है, और थ्योरी को जब मतलब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल जाती है, उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो वो फिर लॉ बन जाता है। अच्छा, आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस इस तरह है कि जिसके अंदर आप पहले एक नॉलेज, एक अपनी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। आपके ऑब्जर्वेशन में ही आता है कि आप मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप एक अपनी थ्योरी बना लेते हैं। वो बात आपकी ठीक है कि नॉर्मली लोग जो हैं थ्योरी की भी कोई ना कोई वजूहात होंगी, अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी हो सकता है और लोगों से बातचीत करने के बाद भी हो सकता है। अगर आप साइंटिफिक स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो कई बार लोग ऑब्जर्वेशन के बेस पे थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे अगर किसी के सर पे सेब गिरा, तो उसने सोचा कि भई ऐसा क्यों गिरा सेब मेरे पे? हम पे गिरता, हम कैच करते और खा लेते उसको बड़े मज़े से। लेकिन उन्होंने सोचा कि भई उसी की बुनियाद के ऊपर, उनके ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उन्होंने और ऑब्जर्वेशंस की और ऑब्जर्वेशन की। उसकी बुनियाद के ऊपर एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, फिर उस पे डाटा कलेक्शन की, फिर उसकी वेरिफिकेशन की और उसके बाद उस थ्योरी को वैलिडेट किया कि हाँ भई ग्रेविटेशनल लॉ एग्ज़िस्ट करता है। लॉ बनने में थ्योरी के लिए उसको ज़ाहिर-सी बात है, एक थ्योरी को लॉ के अंदर क्रिएट होने के अंदर बहुत सारे डाटा की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आप ये देख लें कि तो ये आपकी जो बात है वो उस थ्योरी जनरेशन के अंदर लोगों से बातचीत करने के बाद बहुत सारे सोर्सेज़ हो सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक कुछ हाइपोथेसिस डेवलप करें। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल थ्योरी जनरेट करने के लिए भी आपको कुछ लोगों से वो डाटा कलेक्शन आप कह सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ हम एक फॉर्मल जो कि एक जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। आप अपने रिसर्च में पढ़ेंगे या डिडक्टिव मेथड को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इंडक्टिव को नहीं कर रहा हूँ, ना एबडक्टिव को कर रहा हूँ। क्योंकि वो आपके रिसर्च की बातें हैं, इसलिए मैं तो एक जनरल आपको एक बात बता रहा हूँ। जिस तरह मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी मेडिसिन जो लाई जाती है, उससे पहले तहकीक की जाती है। जिस तरह अभी ये वैक्सीनेशंस आई हैं, अब उसके ऊपर तहकीक की गई है। उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशंस हैं, कुछ आरएनए बेस्ड वैक्सीनेशंस हैं, कुछ डेड वायरस की बेस पे वैक्सीनेशंस हैं। अब अब इन सारी वैक्सीनेशंस के बारे में हाइपोथेसिस डेवलप किए गए, उनके ऊपर डाटा कलेक्ट किया गया, ट्रायल्स हुए, फिर उनकी वेरिफिकेशन हुई, तो उनको लगा कि भई ये वैक्सीनेशन जो है ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है ये मेडिकल साइंस से आया है। मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी मेडिसिन की टेस्टिंग से पहले आप उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वो ह्यूमन्स के लिए टेस्टेबल है, ह्यूमन्स के ऊपर आ सकती है कि नहीं आ सकती। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो भी थ्योरीज़ को इस्तेमाल करें वो वैलिडेट होनी चाहिए। उनकी एक डाटा सपोर्ट होना चाहिए, उनका एक रिसर्च एविडेंस होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जनाब हम ये काम करना चाह रहे हैं ह्यूमन्स के साथ, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, तो उसके हवाले से किस तरह की स्टडीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा वो एक रिसर्च मैनेजर होगा जो कि बेसिकली उन्हीं थ्योरीज़ को इम्प्लीमेंट करता है जिसका कोई रिसर्च एविडेंस एक्जिस्ट करता हो। इसलिए इसको हम एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा हो। मैं आपको जो थ्योरीज़ इस बुक के अंदर जो एक्सप्लेन करूँगा या जो थ्योरी को आप पढ़ेंगे, वो एविडेंस बेस्ड हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई स्टडीज़ पहले हुई हुई हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर वो बात कही जा रही है। आप वो कहते हैं कि जॉब परफॉर्मेंस और मोटिवेशन का लिंक है, जिसके ऊपर स्टडीज़ होंगी, तो इसकी ब बुनियाद के ऊपर आपको ये कहा जा रहा है। जॉब सैटिस्फैक्शन का या ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का लिंक है, तो इसकी बुनियाद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एविडेंस मौजूद है, जिसके ऊपर आपको ये बात कही जा रही है। उस लिहाज से ये साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन किया गया मैंने आपको। जी सर, समझ आ गई है। ऐसे ऐसे भी ठीक है, जैसे आप ऐसे ही होता है। जी, जी, बिल्कुल नहीं, आपने जो बात कही है वो अपनी जगह पे ठीक है और आपने ये कहा है कि उसके लिए भी ज़ाहिर-सी बात है, एक थ्योरी को भी जनरेट करने के लिए लोगों से बातचीत की जाती है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थ्योरी बिल्डिंग भी एक प्रोसेस है पूरा। इसके ज़रिए से थ्योरी उसके अंदर भी कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन भी होती है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, वो इंडक्शन मेथड है।
ये मैंने आपको डिडक्शन मेथड बता दिया, तो दोनों जगहों पे आपकी मेथड अपनी जगह मौजूद है। मसलन यस अगर सर, इसे इंडक्टिव थ्योरी और डिडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। डिडक्टिव में पहले हम स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, और इंडक्टिव में हम पहले से रिसर्च करते हैं, फिर उसके बारे में कोई एक स्टेटमेंट देते हैं थ्योरी की फॉर्म में। देखिए, इंडक्शन और डिडक्शन जो है वो एक मेथड है, थ्योरी नहीं है। उसके नतीजे में आप एक थ्योरी को एक जगह पे, डिडक्शन के अंदर आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं और इंडक्शन में आप थ्योरी को जनरेट कर रहे होते हैं। इसलिए आप दोनों का जी जरा सर, ये प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, इज ओबी अ कॉमन सेंस? इसकी एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, इसको हम लाइव क्लास में होते तो हम करते थे एक्सरसाइज को। अच्छा जी, एक वर्ड है कोरिलेशन का। कोरिलेशन हम नॉर्मली वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। इसकी वैल्यूज जो हैं +1 से -1 तक वेरी करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन हो तो हम कहेंगे जनाब ये दोनों वेरिएबल बड़े स्ट्रांगली कोरिलेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन वैल्यूज ज़्यादातर 0.7 या 0.7 से ज़्यादा होती हैं। मॉडरेट कोरिलेशन 0.5 की रेंज में होती हैं, और वीक कोरिलेशन जो है वो 0.3 की रेंज में होती है। तो कोरिलेशन जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा, दो वेरिएबल हैं, सोशल रिकग्निशन और जॉब परफॉर्मेंस। तो इनके दरमियान अगर कोरिलेशन 0.7 प्लस होगी तो आप कहेंगे कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये वेरिएबल जो है वेरिएबल को बड़ा स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करता है। जिस तरह ये रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, इवन तो कोई परफेक्ट कोरिलेशन एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन स्टेटिस्टिकली आपको बस समझाने के लिए है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इस तरह का डायग्राम बने स्कैटर प्लॉट का, तो आप कहेंगे कि जी बड़ी परफेक्ट कोरिलेशन है, कोरिलेशन 1 है। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ी सी डिस्पर्स है, तो ये 0.5 है। और आप यहाँ तो बिल्कुल ही डिस्पर्स है, तो आप कहेंगे कोरिलेशन जो है वो यहाँ 0 के करीब है। इवन तो एब्सोल्यूट 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता, सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन समझाने के लिए इस तरह के डायग्राम जो है बनाए गए हैं। अच्छा जी, पहली बात एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि कोरिलेशन जो है वो कॉजेशन नहीं है। कॉजेशन एक डिफरेंट चीज़ है। आप कॉजेशन के लिए, कॉजेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपके लिए कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। पहली बात तो कॉजेशन के लिए कोरिलेशन का होना ज़रूरी है। दूसरी बात टेम्पोरल प्रेसिडेंस। टेम्पोरल प्रेसिडेंस का मतलब ये कि पहले एक वेरिएबल आए और उसके नतीजे में दूसरा वेरिएबल आए। और तीसरी बात के एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, कि उसकी कोई और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ना एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर आप ये कहेंगे जी स्मोकिंग कॉज कैंसर, स्मोकिंग कॉज कैंसर के लिए आपको पहली बात तो दोनों के अंदर कोरिलेशन होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि पहले स्मोकिंग हो और उसके नतीजे में कैंसर डेवलप हो। और तीसरी ये बात है कि इसके अलावा कैंसर डेवलप होने की और कोई वजह ना हो। तब आप कह सकते हैं कि जनाब इस वजह से जो है वो पर्सन जो है उसकी कैंसर डेवलप हुआ। लेकिन ये कहना मुश्किल होता है कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर कॉज करी, क्योंकि आपने देखा कि स्मोकिंग कैंसर के अंदर बहुत सारी और वजूहत होती हैं। तो मसलन किसी के जेनेटिक्स के अंदर अंदर भी मामला है, किसी की कोई डाइटरी हैबिट्स का भी मामला है, कुछ और भी मामला होते हैं जो कि कैंसर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर सेल्स को डेवलप करने के हवाले से। तो इसका मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि स्मोकिंग कॉज कैंसर, आप कहते थे स्मोकिंग रिलेट्स विद कैंसर। रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। और कॉजेशन डेवलप करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल सेटिंग चाहिए होती है, जहाँ जो रिसर्चर के पास ज़्यादा कंट्रोल हो, लैब सेटिंग्स हों इस तरह की जिनके ऊपर वो कंट्रोल कर सके, और ताकि वो उस तरीके के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन बता सके कि ये चीज़ इसको कॉज कर रही है, वो रीज़न जो है वो कॉज जो है वो उसकी वजह बन रहा है। मसलन अच्छा, कई बार जो चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को कॉज भी कर रही हो। मसलन अगर कहीं आग लग जाती है, आग के बुझने का जो ताल्लुक है वो उसके उससे है कि फायर ब्रिगेड कितनी जल्दी पहुंच जाए और पानी कितना अवेलेबल हो जाए। तो आपस में कोरिलेट ज़रूर करती हैं, लेकिन कॉज नहीं करती। तो कॉजल रिलेशनशिप के लिए आपको ये एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है कि ये सोल रीज़न है। और जनाब ये थ्योरीज ही हैं इसके हवाले से भी, जो है जिस हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, ये वायरस जो है
क्या ये सोल कॉज होता है डेथ का, कि अदर फैक्टर भी हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डेथ की तरफ? जिन लोगों की डेथ हुई है इस हवाले से, जिन लोगों ने फेस भी किए हैं फैमिली के अंदर, तो क्या ये सोल कॉज है या फिर इसके अंदर अदर चीज़ें भी हैं जो कि फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं? इसके बारे से बाहर सर अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। तो फिर ये कहना कि वायरस कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, तो ये मुश्किल हो जाएगा। हम कहेंगे वायरस कॉन्ट्रीब्यूट्स या वायरस रिलेट्स with the complexity which has been developed due to the various factor, और जिस पे अभी रिसर्च हो भी रही है कि कौन से, फिर आपने देखा है कि अब तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा डाटा आ गया पिछले 1 साल के अंदर, जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा 65 प्लस हैं। इवन तो हर कोई एक्सपोजर तो हर एक का होता है, लेकिन ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप भी आइडेंटिफाई किए गए, भाई जिन लोगों को मुख्तलिफ कोई पहली डिजीजेज हैं उनको भी आइडेंटिफिकेशन की गई। वैसे तो हमारे अंदर क्या क्या डिजीज़ चल रही है ये तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन एनी हाउ सब लोगों को अल्लाह ताला से सलामती के साथ रखे। ओके जी, तो हाउ डू वी नो द थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? आप कोरिलेशन, मैंने आपको बताया कोरिलेशन, और बहुत सारी स्टडीज में कोरिलेशन की जाती है। मसलन एक वेरिएबल है सोशल रिकग्निशन और जॉब परफॉर्मेंस। अब किसी ने एक स्टडी की अमेरिका में, किसी ने दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, बहुत सारी स्टडीज हो गई, हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज हो गई। अब हर एक में कोरिलेशन उन्होंने कैलकुलेट किया, तो जिसमें अगर सैंपल साइज ज़्यादा है उस कोरिलेशन की हमने वेटेज ज़्यादा दे दी, जिसके अंदर सैंपल साइज थोड़ा कम है उसकी वेटेज थोड़ी कम कर ली। तो इस टेक्निक को, जिसके ज़रिए से आप मल्टीपल स्टडीज़ के अंदर देखते हैं कि इनके अंदर वेरिएबल्स के अंदर क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। तो मेटा एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि कोरिलेशन जो है मल्टीपल स्टडीज़ के अंदर, मल्टीपल रिसर्च पेपर के अंदर देखते हैं कि उनके अंदर क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है जिन वेरिएबल में हम इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, मेटा एनालिसिस जो है वो बुनियाद बनती है एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट के हवाले से और साइंटिफिक फाइंडिंग के हवाले से, कि किस तरीके से साइंटिफिक फाइंडिंग को मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाए। जितनी ज़्यादा रिसर्च एविडेंस होगा उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उस काम को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। फिर एक और भी आर्गूमेंट किया जाता है कि जी ज़्यादातर स्टडीज़ नॉर्थ अमेरिका के अंदर हुई हैं, तो जितनी स्टडीज़ आप अपनी लोकल स्टडीज़ करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल जो हैं वो आपके लोकली डेवलप है। जो भी पहले जिन्होंने बात की थी कि हमारे यहाँ लोकली थ्योरीज का भी डेवलप होना चाहिए, कि हमारी लोकली हम आपस में बातचीत करें, इसमें वो थ्योरीज डेवलप हो और वो थ्योरीज को हम टेस्ट करें अपनी सेटिंग के अंदर। तो ये फिर आपके ऑब्जर्वेशन से, दूसरों से बातचीत करने से आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, 1 मिनट। ओके जी, तो हम जिन थ्योरीज का इस्तेमाल करेंगे वो थ्योरीज होंगी जो कि टेस्टेड हैं। हाँ, इस पर यह एतराज़ ज़रूर हो सकता है कि ये थ्योरीज जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में टेस्टेड हैं, तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि इन थ्योरीज को हमारे यहाँ भी टेस्ट किया जाए ताकि डाटा की थ्योरी की वैलिडेशन हो सके, कितना इम्प्लीमेंटेबल है। बहरहाल ह्यूमंस के हवाले से ये थ्योरीज डिस्कस की गई हैं, तो ये थ्योरीज जो हैं जो आपसे डिस्कस की जाएंगी उनका एक रिसर्च एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो आज के लेक्चर में आप ये बात याद रखिए कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट आर द 2 प्राइमरी आउटकम्स इन द स्टडीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। 2 प्राइमरी आउटकम्स जो हैं वो जॉब परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है, और व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द दीज 2 प्राइमरी आउटकम, वो जो डायग्राम आपको दिखाया था, और व्हाट इज द रोल ऑफ द थ्योरी इन द साइंटिफिक मेथड एंड हाउ आर कोरिलेशन इंटरप्रेटेड, और जो रिसोर्स बेस्ड व्यू के वाले से बात की थी कि व्हाई माइट फर्म दैट आर गुड एट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टेंड टू बी more profitable।